नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। तो देखिए, समास हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था अपना टॉपिक, और यहाँ पर बच्चों ने जो हमने पढ़ा था वो नोट डाउन भी किया था अपनी कॉपी में। तो देखिए, समास के विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि समास एक प्रक्रिया है संक्षिप्तीकरण की। किस चीज की प्रक्रिया है? संक्षिप्तीकरण की। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है संक्षिप्त का अर्थ? छोटा रूप। यानी कि जब हम किसी भी शब्द को शब्दों के एक तरह से सेंटेंस को, एक छोटे से पार्ट को छोटा करके एक शब्द में लिखते हैं तो उससे क्या होता है? एक नए शब्द का निर्माण भी होता है। तो ये एक नया शब्द भी बनाता है समास, और एक तरह से संक्षिप्तीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाए जाते हैं। तो ये हमने परिभाषा यहाँ पर लिखी थी। उसके बाद जब हमने कहा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। जो नया शब्द बनता है इस सामासीकरण की प्रक्रिया के दौरान, इस समास के दौरान जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, समस्त पद या सामासिक पद। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, देखिए, सामासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद दो भागों में बटा होता है, यानी कि समस्त पद में दो भाग होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जो एक नया शब्द बना है तो उसमें जो पहला पद होगा उसको पूर्व पद कहेंगे, जो बाद का पद होगा उसे उत्तर पद कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एग्जाम्पल से आप लोगों को बताया भी था, क्लियर भी किया था इसके बारे में। अब आगे फिर हमने यहाँ पर एक और चीज पढ़ी थी, वो था समास विग्रह। समास विग्रह के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन से शब्द में कौन सा समास है। कैसे आपको पता चलेगा कि क्या है यहाँ पर, कैसे ये समास की प्रक्रिया हुई। तो उसके लिए आप देखेंगे, कभी भी आपको पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा समास है या ये एक तरह से समास शब्द है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? उस शब्द को उसकी पूर्वावस्था में लेकर जाएंगे, उसका समास विग्रह करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि ये कौन सा समास है या नहीं है। जैसे देखिए, राजपुत्र। तो राजपुत्र दो शब्द है, समस्त पद है राजपुत्र। एक राज जो है वो पहला पद है और पुत्र जो है वो आपका उत्तर पद है। ठीक है, और ये आपका समास जब हमने इसको इसकी पूर्वावस्था में लेकर आए तो ये बन गया राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, यानी कि जब हमने इसका समास विग्रह किया तो ये बना राजा का पुत्र। इसी तरह से देशभक्ति, तो देशभक्ति में हमने इसका समास विग्रह किया तो ये बना देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो आप समस्त पद को जब उसकी पूर्वावस्था में लेकर चले जाते हैं, यानी कि जैसा वो था वैसी अवस्था में लेकर चले जाते हैं, तो इसी को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन मेन पॉइंट यहाँ पर पढ़े थे, समास की परिभाषा और आपका समस्त पद और दूसरा आपका समास विग्रह। उसके बाद, क्योंकि मैंने कहा जितने भी समास हैं सब में क्या है, जो आपका जब हम विग्रह करते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के कुछ विभक्तियां दिखती हैं, अलग अलग प्रकार की। एक तरह से कहीं पर हमें पूर्व पद की प्रधानता दिखाई देती है, कहीं पर उत्तर पद की प्रधानता दिखाई देती है, और कहीं पर हमें विभक्तियों का लोप। तो अलग अलग तरह की चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से ये संक्षिप्त, देखिए शब्द अलग अलग तरह के होते हैं तो उनका संक्षिप्तीकरण भी अलग अलग तरह से होगा। इसी कारण समास के यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं। तो पहला भेद हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जिसे हमने कहा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास क्या होता है उसकी परिभाषा भी हमने यहाँ पर जानी थी कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद का पद प्रधान होता है, और इसमें पूर्व पद गौण होता है, और
एक और पंक्ति जो मैंने इसमें अलग से लिखी थी वो थी कि इसमें विभक्ति चिन्हों, कारक चिन्हों, जो इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, का लोप हो जाता है। ये सभी ने नोट डाउन की होगी, इसी के नीचे लिखना था कि इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और विभक्ति चिन्हों को ही कारक चिन्ह कहते हैं, विभक्ति चिन्हों को ही परसर्ग कहते हैं। ठीक है ना, तो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, ये इसमें लिखा। अब देखिए, हमने देखा जब हमने अलग अलग तरह से यहाँ पर समास विग्रह किया तो अलग अलग तरह के विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई दिए। तो इसमें हमने कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में सबसे पहले हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, ग्राम को गया हुआ, कर्म कारक चिन्ह को, ग्राम को गया हुआ, जो कर्म कारक चिन्ह है, जब उसका लोप होता है तो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। उसके बाद करण कारक, जब करण कारक चिन्ह होता है तो ये करण तत्पुरुष होता है। किसी भी शब्द को जब आप समास विग्रह करेंगे आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर कर्म कारक है तो इसको कर्म तत्पुरुष, यहाँ पर करण कारक है तो इसको करण तत्पुरुष। तो इसके लिए आपको कारक चिन्ह क्लियर होने चाहिए। तो ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, कारक चिन्ह पढ़ चुके हैं, सारे कारक चिन्हों के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं कि कौन से कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण, संबंध, तो ये सारे हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसीलिए आपको देखिए, हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तभी हमें सब चीजों को पढ़ना जरूरी होता है और उसी से हमें हिंदी का संपूर्ण ज्ञान होता है। तो देखिए, हम जब कारक चिन्हों को पढ़ेंगे तो हमें कारकों के बारे में ज्ञान होगा और कारकों से ही हम यहाँ पर समास को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, अब हमने कहा अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, और से क्या है, आपका करण है, करण तत्पुरुष है। और एक चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई थी और बार बार बता रखी है कि अपादान कारक की जो विभक्ति होती है, अपादान कारक का जो आपका चिन्ह होता है वो भी से ही होता है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। करण, करण का अर्थ होता है रीजन या माध्यम, इंग्लिश में रीजन कहेंगे, हिंदी में माध्यम कहेंगे। तो माध्यम किसके द्वारा, किसी के द्वारा, जैसे हमने कहा तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, साधन हो गया या माध्यम हो गया। अपादान में हमने आपको क्लियर किया है कि अपादान का जो से होता है, अपादान की जो विभक्ति होती है वो हमेशा पृथक्करण को दर्शाती है, अलग करने को दर्शाती है। जैसे मैंने कहा रोग मुक्त, तो यहाँ पर मैंने लिखा, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, रोग से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, धनहीन, धन से हीन। तो सारी चीजें क्या कर रही है, बता रही है कि अलग हो रहा है, समाप्त हो रहा है, दूर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्लियर किया। उसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया था संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जो होता है, संबंध कारक चिन्हों, क्या होते हैं संबंध कारक चिन्ह, जो आपको रिलेशन बताते हैं। काके की रारेरी मामेनी, काके की रारेरी मामेनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काके की शब्द का प्रयोग किया है। जैसे हमने कहा जल की धारा, जल और उसकी धारा में संबंध, देश का वासी, देश और उसके वासियों के बीच संबंध, राजा का कुमार, राजकुमार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो संबंध आपका तत्पुरुष है उसमें संबंध कारक चिन्ह यहाँ पर लगेगा, और संबंध कारक की विभक्ति का लोप जब हो जाएगा तब ये आपके समासीकरण की प्रक्रिया से नया शब्द बनेगा। इसी तरह से देखिए, आदेशा अनुसार, काके की हमने बताया था, आदेशा अनुसार, आदेश के अनुसार, के आपका संबंध कारक है और संबंध कारक चिन्ह जब लगा हो तो समझ लो ये संबंध तत्पुरुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है, और जिन्होंने नहीं भी किया होगा, अभी काफी टाइम से रिवाइज कर रही हूँ तो जितना छूटा होगा वो कर लिया होगा आप सभी ने नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, अधिकरण तत्पुरुष।
अधिकरण तत्पुरुष। क्या होते हैं अधिकरण कारक चिन्ह? अधिकरण तत्पुरुष इसलिए कहा है कि इसमें अधिकरण कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अधिकरण कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो क्या होते हैं अधिकरण कारक चिन्ह? अधिकरण कारक चिन्ह होते हैं मैं और पर। अधिकरण कारक चिन्ह होते हैं मैं और पर। तो देखिए अधिकरण कारक में मैं और पर आपके चिन्ह होते हैं। जैसे हमने कहा आनंद मग्न, आनंद मग्न। आपने सबसे पहले देखना है समास विग्रह करके। आप सबसे पहले क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह किया, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। आप यानी कि स्वयं, अपने आप पर बीती, आप पर बीती। तो इस तरह से जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें संबंध कारक, इसमें अधिकरण कारक चिन्ह है और अधिकरण कारक चिन्हों का लोप होने के बाद ये नया शब्द बन रहा है, अर्थात ये अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर कोई डाउट होता है तो जरूर पूछ ले। अगला है नयन तत्पुरुष। नयन तत्पुरुष, नयन अर्थात जहां पर न आपका लगा हो। जैसे अनदेखी, अनदेखी अर्थात जिसको हमने नहीं देखा। अनदेखी, अनसुनी, अनादि। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। जैसे देखिए अनदेखी, अनदेखी यानी कि ना देखी, जिसको हमने देखा ना हो। उसी तरह से अनादि यानी जिसका कोई आदि ना हो। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो ये देखिए इस तरह के जो यहाँ पर शब्द जब आप देखेंगे तो उनको हम नयन तत्पुरुष कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर तत्पुरुष समास के जो भेद है वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कर्मधारय समास। दूसरा भेद है कर्मधारय समास। अभी तक हमने समास का केवल पहला भेद पढ़ा है जिसकी विशेषता है। क्या है जिसकी विशेषता? जिसकी विशेषता क्या है? देखिए ऐसा नहीं है कि आपने तत्पुरुष समास पढ़ा और आप उसके बाद कर्मधारय पढ़ने लगे और आप तत्पुरुष समास की विशेषता को भूल गए कि क्या है तत्पुरुष समास की विशेषता, कौन सा पद प्रधान होता है और क्या विशेषता है कि ये तत्पुरुष समास है। तो इसके लिए आपको साथ के साथ याद भी करना है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि घर जाकर आप जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। DIC बिनाक खाल, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 6 के बच्चे हैं आप? जी यस। तो हमने यहाँ पर अभी तक हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? कर्मधारय समास। यस। इससे पहले क्या पढ़ा था बच्चे? तत्पुरुष समास। वेरी गुड, तत्पुरुष समास हमने पढ़ा था और हम यहाँ पर समास जो अपना पूरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का उसे पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास, अभी देखिए मैंने पूरा रिवाइज किया, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने पूरा रिवाइज किया। तो आप बता सकते हैं तत्पुरुष समास की क्या विशेषता होती है? किसे कहते हैं तत्पुरुष समास? मैम जिसमें ना जिसमें किसी की जिसमें हमने पहले पढ़ा था तत्पुरुष समास में। जैसे हमने पढ़ा कि जैसे आपने पढ़ा था कि राजकुमारी, कल पर जो पढ़ाया था आपने, तो उसमें जैसे आपने बोला था राजा के लिए कुमारी, तो वैसे उसमें हम आज हमने वैसे पढ़ा था। यस। तो कुछ बताया था ना मैंने कुछ इसी बारे में कि कैसे हम इसको तत्पुरुष समास कहते हैं, क्या होता है इसमें। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हर एक चीज को याद करना है, हर एक चीज को सुनना है, समझना है और नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है घर पर जाकर। जैसे मैंने आपको बताया था पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद और एक समस्त पद जो बनता है सामासिक प्रक्रिया के, सामासीकरण की प्रक्रिया के दौरान, तो उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद।
तो उसी के आधार पर हर एक समास में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, उसी से हम उसको याद रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास की कुछ विशेषताएं थी, जरा पढ़कर बताएंगे पहले। पढ़िए। बड़ी भाषा लिख रखी है मैम हमने। यस पढ़िए बच्चा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं तथा पूर्व पद गौण होते हैं। तत्पुरुष समास के निम्न भेद हैं। कर्म तत्पुरुष। इसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि गौण होता है के बाद आपने एक लाइन और लिखनी है, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ये नहीं लिखा आपने? ये नहीं लिखा आपने? इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। यस, तो आपने ये जरूर लिखना है कि इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और इसी के आधार पर हमने तत्पुरुष समास के निम्न भेद बताए हैं, क्योंकि अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं और उसी के आधार पर हमने यहाँ पर अलग अलग भेद बताए हैं। जो कर्म कारक की विभक्ति होती है उसमें उसे कर्म तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति को करण तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति को संप्रदान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति को अपादान तत्पुरुष, और इस तरह से आपको यहाँ पर 7 अलग अलग भेद बताए। तो ऐसा नहीं कि अब मैं कर्म तत्पुरुष आपको कर्मधारय समास पढ़ा रही हूँ तो आप तत्पुरुष समास भूल जाएंगे। जरूर नोट डाउन कीजिए और घर पर रिवाइज कीजिए। ओके, चलिए बैठ जाइए बच्चा। तो अगला है हमारा दूसरा पार्ट समास का, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की भी कुछ विशेषता है जो यहाँ पर बताई गई है, जिससे हम इसको कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, ये सभी को क्लियर है ना? हैंड रेज करेंगे इस तरह से। विशेषण किसे कहते हैं ये पता है ना सभी को? हाथ खड़ा करेंगे अगर पता है विशेषण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? हाथ खड़ा कीजिए अगर आता है तो। आता है विशेषण किसे कहते हैं? बच्चे ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आपको, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो इस तरह से हैंड रेज कीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? हमने कहा कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप क्लास 6 के बच्चे हैं, काफी टाइम पहले से आप चीजें पढ़ते आ रहे हैं, और इस सेशन में भी यानी कि क्लास 6 में आने के बाद भी हमने विशेषण अपना टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऐसे तो हमारा कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होगा कि अगर हम मैंने अभी कहा कि सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती है। अब देखिए यहाँ पर विशेषण शब्द आ गया, अगर मैं फिर से आपको 4 बार विशेषण टॉपिक पढ़ाऊं तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है जरूर घर पर रिवाइज कीजिए, उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। अब हमने कहा कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, अब आपको विशेषण पता होना चाहिए। तो मैंने कहा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, यानी कि किसी भी शब्द की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है? हमने कहा दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता को बता रहा है वो आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, हम कहते हैं लाल सेब। ठीक है, लाल सेब। ठीक है, तो यहाँ पर लाल जो शब्द है ये आपका विशेषण है। ठीक है, ये आपका क्या है? विशेषण है। सेब, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है सेब की, तो सेब आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, सेब आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताया है कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो और दूसरा क्या होता है? अथवा
एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। एक पद उपमान और एक पद विशेष्य, अर्थात जो एक दूसरे के, उपमान और उपमेय का भी अर्थ यही होता है विशेषण और विशेष्य। बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसमें मत होइएगा। उपमान और उपमेय का भी अर्थ यही होता है विशेषण और विशेष्य। अब देखिए एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। नीलकंठ, नीलकंठ, तो नीलकंठ आपका एक शब्द है। अब नीलकंठ जो शब्द है, आप सबसे पहले कैसे बताएंगे कि ये आपका कर्मधारय समास है? इसके लिए भी आपको सेम करना होगा, समास विग्रह करना होगा। आप बताएंगे नीला है जो कंठ। जब आप ये देखिए, ये आपका समास हो गया और ये आपने समास विग्रह किया, ठीक है। ये आपका समास हो गया और ये आपने समास विग्रह किया। तो नीलकंठ, समास विग्रह करके देखेंगे, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अब नीला है जो कंठ, कंठ का को बताया है कि कैसा है, नीला है, अर्थात पहला पद हो गया विशेषण। नीला शब्द हो गया विशेषण, क्योंकि वो रंग बता रहा है। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण कितने टाइप के होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीला है जो कंठ, नीला है, नीला आपका कलर हो गया। तो कलर यानी कि विशेषण बता दिया, विशेषता हो गई किसकी? कंठ की। किसकी विशेषता है? कंठ की। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, इसी को कर्मधारय समास कहा जाता है। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, दुरात्मा। दुरात्मा, दुर का अर्थ होता है बुरी, आत्मा का अर्थ होता है आत्मा। दुरात्मा यानी कि बुरी है जो आत्मा, बुरी है जो आत्मा। तो बुरी आपका विशेषण हो गया। अच्छा बुरा कहते हैं ना, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा मोहन की विशेषता हो गई। वह बहुत मेहनती है, मेहनती क्या हो गई? विशेषता हो गई, ठीक है। तो बुरी है जो आत्मा, बुरा आपका विशेषण हो गया और विशेषता किसकी बताई जा रही है? कौन बुरा है? आत्मा बुरी है, तो ये हो गया आपका विशेष्य। इसी तरह से दही बड़ा, कई इस तरह के शब्द बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इस तरह के शब्द जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। दही बड़ा, अब आप कहेंगे यहाँ में विशेषण दही है कि बड़ा है? तो यहाँ पे हमने कहा कि आप हमेशा समास विग्रह करेंगे। आपने समास विग्रह किया, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही आपका विशेषण, वड़ा आपका विशेष्य। क्लियर? इसी तरह से कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। नयनों की विशेषता बताई गई है कि वो कमल के समान है। किसके समान है? कमल के समान है। तो यहाँ पर कमल आपका विशेषण और नयन आपका विशेष्य, क्योंकि नयनों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, तो कमल हो गया विशेषण और नयन हो गया आपका विशेष्य। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, फिर से देखिए एक कंफ्यूजन करने वाला शब्द, प्राण प्रिय, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से आपको कंफ्यूजन होगा कि प्राण विशेष्य है या प्रिय विशेष्य है, ठीक है। तो इसके लिए भी सभी शब्दों को आपने सबसे पहले समास विग्रह करना है। आपने समास विग्रह किया, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, तो प्रिय तो है ही, लेकिन किसके समान है? प्राणों के समान है। तो विशेषता हो गए प्राण और प्रिय हो गया विशेष्य, ठीक है। तो इस तरह से कर्मधारय समास आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल इसकी एक परिभाषा है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है।
अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो इस तरह के आपको जहां भी शब्द मिलेंगे, जब आप उनका समास विग्रह करेंगे, आप देखेंगे कि ये तो इसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या है? आपका कर्मधारय समास है। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया? हैंड रेज करेंगे इस तरह से। समझ में आया हो तो हैंड रेज करेंगे। यस, वेरी गुड। नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ। नोट डाउन नहीं करते हैं आप लोग, फिर घर पर नहीं पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट डे आप भूल जाते हैं। तो 2 समास हमारे क्लियर हुए। 2 समास क्लियर हो गए। पहला आपका तत्पुरुष समास और दूसरा आपका कर्मधारय समास। 2 समास क्लियर हुए सभी को? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा सरल है। केवल और केवल एक आपने शब्द याद करना है। एक शब्द याद करना है द्विगु समास के लिए। नंबर 3 है हमारा द्विगु समास। एक शब्द याद करना है जहां पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद संख्यावाचक। ये संख्यावाचक शब्द का अर्थ क्या होता है? संख्यावाचक। संख्यावाचक शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा संख्यावाचक शब्द का अर्थ? आप सभी को पता है संख्यावाचक का क्या अर्थ होता है? अगर पता हो तो हैंड रेज करेंगे इस तरह से, हाथ खड़ा करेंगे। संख्यावाचक का क्या अर्थ होता है? अगर पता हो तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे। जहां पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि वो क्या कर रहा होता है? किसी भी चीज की, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसकी संख्या बता रहा होता है, यानी कि संख्या के आधार पर विशेषता बता रहा होता है ना, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो यही सारी चीजें आपको क्या करती है? विशेषता बताती है। तो पहला पद संख्यावाचक विशेषण, यानी कि आप जब भी किसी ऐसे शब्द को पढ़ेंगे जिसके आगे आपको नंबर्स दिखाई दें, जिसके आगे आपको संख्या दिखाई दे, तो वो संख्यावाचक आपका विशेषण है और वो द्विगु समास है। द्विगु समास की विशेषता है कि वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो जैसे पहला शब्द देखिए, चौमासा। चौमासा। अब देखिए आपको चौमासा शब्द ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप क्या करेंगे? आप उसका समास विग्रह करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? उसका समास विग्रह करेंगे। चौमासा अर्थात 4 मासों का समाहार। 4 मासों का समाहार, 4 महीनों का समाहार। तो देखिए पहला जो शब्द है वो आपका संख्यावाचक विशेषण है। 4 माहों का समाहार, चौ। ठीक है, पंचवटी। 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 पंच का अर्थ होता है 5। पंच का अर्थ होता है 5। वटों का अर्थ होता है वृक्ष। पंचवटी, जहां पर 5 वृक्षों का समाहार हो। 5। पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, सभी में आप देख सकते हैं चौ, पंच, त्रि, शता, सप्ताह। ठीक है, यहां पर आप और भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे नवरात्र, चौ राहा। ठीक है, सप्त ऋषि, पंच तत्व। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पर पंचवटी, 5 वटों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, शताब्दी, शत अब्दों का समाहार, अब्दों यानी कि वर्षों का, सप्ताह, 7 दिनों का समाहार,
नवरात्र, नवरात्रियों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। तो ये क्या बता रहा है द्विगु समास? प्रथम शब्द संख्यावाचक विशेषण। नोट डाउन कीजिए फटाफट इसे, और इसे घर से इसका जो मैंने अगले यहाँ पर 4 शब्द लिखे हैं इनका समास विग्रह कर कर लाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने समास के 3 भेद यहाँ पर पढ़ लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो चलिए, इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसको घर पर जाकर एक बार रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर का शेष भाग। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।